अंजलि, आज हम भौतिकी की दुनिया में एक नया सफर शुरू कर रहे हैं। हम बल या फोर्स की दुनिया से आगे बढ़कर ऊर्जा और विभव के लैंडस्केप को समझेंगे। हाँ, इसेंशियली हम देखेंगे कि चार्जेस की दुनिया में पहाड़ और घाटियां कैसी होती हैं। तैयार हो? जी सर, बिल्कुल तैयार हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन एनर्जी, ये चैप्टर हमेशा से थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। आई एम होपिंग आज ये लैंडस्केप क्लियर हो जाएगा। जरूर होगा अंजलि। हम इसे रटने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हर कॉन्सेप्ट के पीछे की जो फीलिंग है उसको समझेंगे। चलो अपने सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला पड़ाव क्या है। चलो अंजलि, अब पहली स्लाइड देखते हैं। इसे समझने के लिए कल्पना करो कि हमारे पास एक 3D नक्शा है। ये किसी देश का नहीं बल्कि ऊर्जा का नक्शा है, जिसमें ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां हैं। अच्छा, ये नक्शा हमें बता रहा है कि हम फोर्स के पुश एंड पुल से आगे बढ़कर एनर्जी के टेरेन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस सफर का इंट्रोडक्शन यही है अंजलि। स्थिर वैद्युत विभव, ऊर्जा का खेल। जैसे किसी पत्थर को जमीन से ऊपर उठाने में किया गया काम पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, वैसे ही चार्जेस की दुनिया में भी एक तरह की ऊंचाई होती है। इसी ऊंचाई को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये बस समझने का एक तरीका है। सर, ये एनालॉजी तो बहुत अच्छी है, पर जैसे हम पत्थर को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उठाकर ऊंचाई देते हैं, तो चार्जेस की दुनिया में हम किस फोर्स के खिलाफ काम करते हैं जिससे ये पोटेंशियल या ऊंचाई बनती है? बिल्कुल सही सवाल पूछा अंजलि। हम काम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ। इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ढलान की तरह है जो चार्जेस को नीचे धकेलना चाहती है, और हम उस चार्ज को उस ढलान के खिलाफ ऊपर ले जा रहे हैं। इसी मेहनत से पोटेंशियल बनता है। अच्छा, तो ये पूरा खेल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करने का है। सर, यहाँ एक एग्जाम अलर्ट भी है। इसमें लिखा है कि विभव मतलब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ अंजलि, और ये हमारे सफर का सबसे जरूरी टूल है। स्केलर होने का मतलब है कि हमें दिशा की चिंता नहीं करनी, सिर्फ कितनी ऊंचाई है ये जानना है, किस दिशा में है ये नहीं। ओके। और इसकी एसआई मात्रक वोल्ट है, यानी जूल पर कूलम। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलो अंजलि, अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब जरा सोचो अंजलि कि ये ऊंचाई या विभव और उस तक पहुंचने में लगी मेहनत या कार्य, ये आपस में कैसे जुड़े हैं। कल्पना करो एक तराजू की, जिसके एक पलड़े पर चार्ज रखा है और दूसरे पर सोने के सिक्के, जो कार्य यानी वर्क को दर्शा रहे हैं। एक संतुलन। हाँ, यही संतुलन इन दोनों का रिश्ता है। यहां विभव की फॉर्मल परिभाषा दी गई है। किसी यूनिट चार्ज को अनंत से मतलब इन्फिनिटी से किसी खास ऊंचाई तक लाने में जो बाहरी मेहनत लगती है, एक्सटर्नल वर्क, वही उस बिंदु का पोटेंशियल है। ओके। और जैसा हमने बात की, ये काम इलेक्ट्रिक फील्ड की ढलान के विरोध में किया जाता है। फॉर्मूला बनता है V = W/Q। सर, एक सवाल है, हम चार्ज को हमेशा अनंत से ही क्यों लाते हैं, किसी और जगह से क्यों नहीं? ये इन्फिनिटी इतना खास क्यों है? बहुत ही लॉजिकल सवाल है अंजलि। हम अनंत को अपना स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए मानते हैं क्योंकि वो इतनी दूर है कि वहां किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग शून्य होता है। अच्छा। वो एक न्यूट्रल शांत जगह है, एक परफेक्ट जीरो पोटेंशियल पॉइंट, जहां से हम अपनी चढ़ाई की गिनती शुरू कर सकते हैं। समझ गई सर, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है, 1 वोल्ट = 1 जूल पर कूलम। हाँ अंजलि, इस परिभाषा को फील करना बहुत जरूरी है। अगर 1 कूलम के चार्ज को किसी पहाड़ी पर चढ़ाने में ठीक 1 जूल की मेहनत लगे, तो उस पहाड़ी की ऊंचाई 1 वोल्ट होगी। एग्जैक्टली। ये रिश्ता हमेशा याद रखना। बहुत अच्छे अंजलि। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अंजलि, अभी तक हम एक जनरल एनर्जी लैंडस्केप की बात कर रहे थे। अब देखते हैं कि ये लैंडस्केप बनाता कौन है। कल्पना करो कि स्पेस में एक अकेला चमकता हुआ चार्ज है। उससे बाहर की तरफ गोलाकार लहरें निकल रही हैं, जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने से बनती हैं। ये लहरें ही विभव के स्तर हैं। ओके। यहां हम एक अकेले पॉइंट चार्ज के कारण बने पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हम उस चार्ज Q से दूर जाते हैं, पोटेंशियल की ऊंचाई घटती है। इसका फॉर्मूला है V = KQ/R। KQ/R। हाँ, जहां K का मान 1/4πε0 है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E 1/r² के हिसाब से घटती है, जो कि बहुत तेजी से होता है, लेकिन पोटेंशियल V सिर्फ 1/r के हिसाब से। सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी चार्ज का धक्का मतलब फील्ड तो जल्दी खत्म हो जाता है, पर उसका असर मतलब पोटेंशियल दूर तक बना रहता है। एग्जैक्टली।
क्या बेहतरीन तरीके से समझाया तुमने अंजलि। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चीख की तरह है जो जल्दी शांत हो जाती है, पर पोटेंशियल एक फुसफुसाहट की तरह है जो दूर तक महसूस होती है। वाह। और हाँ, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो ऊर्जा का पहाड़ बनाता है, और अगर नेगेटिव है तो ऊर्जा की खाई। सही है। सर, एग्जाम अलर्ट में लिखा है कि VVS-R का ग्राफ EVS-R के ग्राफ से कम ढलान वाला, मतलब लेस स्टीप होता है। हाँ, और वो इसी 1/r और 1/r² के फर्क की वजह से है। ये ग्राफ वाले सवालों के लिए एक मास्टर की तरह है। चलो अंजलि, अब एक अकेले चार्ज की दुनिया से निकलकर एक जोड़े की कहानी देखते हैं। अगली स्लाइड इसी पर है। अब कल्पना करो एक छोटी सी छड़ी की, जिसके एक सिरे पर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर उतना ही नेगेटिव चार्ज। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसका पोटेंशियल लैंडस्केप बड़ा मजेदार होता है। ये सिर्फ दूरी पर नहीं, कोण पर भी निर्भर करता है, एंगल पर भी। हाँ, इसका फॉर्मूला है V = KP cos θ/r²। यहां दो खास रास्ते हैं। पहला, अगर तुम डाइपोल के अक्ष पर चलते हो, मतलब थीटा इज 0 डिग्रीज, तो तुम्हें सबसे ज्यादा ऊंचाई या सबसे गहरी खाई मिलेगी। उसे एक्सियल पोजीशन कहते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, अगर तुम उसकी ठीक बीच से, यानी निरक्षीय रेखा इक्वेटोरियल लाइन पर चलते हो, जहां थीटा 90 डिग्री है, तो तुम्हें हैरानी होगी कि वहां पोटेंशियल 0 होता है। 0? सर, ये तो बहुत अजीब है। इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 क्यों हो जाता है? चार्ज तो दोनों मौजूद है, उनका असर खत्म कैसे हो गया? बहुत ही शानदार सवाल अंजलि, क्योंकि उस रेखा पर कोई भी बिंदु पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस से बराबर दूरी पर होता है। अच्छा, दूरी बराबर होती है। हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज जो पहाड़ बनाता है और नेगेटिव चार्ज जो उतनी ही खाई बनाता है, वो दोनों एक दूसरे के असर को परफेक्टली कैंसिल कर देते हैं। नतीजा, एक समतल जमीन यानी 0 पोटेंशियल। वाओ, ये तो एक परफेक्ट पेरेंट्स बैग। सर, एग्जाम अलर्ट कहता है कि बड़ी दूरियों पर डाइपोल का विभव 1/r² से घटता है, जबकि पॉइंट चार्ज का 1/r से। बिल्कुल अंजलि, ये एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि डाइपोल के दोनों चार्ज एक दूसरे के एंटी टीम में हैं। दूर जाने पर उनका मिला जुला असर बहुत तेजी से खत्म हो जाता है। अब देखते हैं कि अगर 2 से ज्यादा चार्जेस की पार्टी हो तो क्या होता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं अंजलि, अब सोचो कि एक जगह पर कई सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, और हम किसी एक बिंदु P पर कुल ऊंचाई या पोटेंशियल जानना चाहते हैं। अच्छी खबर यह है कि यहाँ हमें वेक्टर्स के मुश्किल एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं पड़ना पड़ता। यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लागू होता है, और क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर है, ये बहुत आसान हो जाता है। मतलब बस जोड़ देना है। हाँ, किसी भी बिंदु पर कुल विभव निकालने के लिए बस हर चार्ज के कारण बने अलग अलग विभव को साधारण अलजेब्रा की तरह जोड़ दो। V टोटल होगा V1 + V2 + V3। मतलब सर, अगर एक चार्ज +5V का पहाड़ बना रहा है और दूसरा -3V की खाई, तो उस बिंदु पर नेट ऊंचाई बस 5 - 3 मतलब +2V होगी। इतना सिंपल। हाँ अंजलि, बिल्कुल इतना ही सिंपल। यही तो स्केलर होने का जादू है। कोई दिशा नहीं, कोई झंझट नहीं। सर, इसका एग्जाम अलर्ट तो बहुत जरूरी लग रहा है। इसमें लिखा है, जोड़ते समय चार्ज का साइन प्लस या माइनस रखना मत भूलना। ये सबसे आम गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं अंजलि। उन्होंने साइन को नजरअंदाज किया और पूरा जवाब गलत हो गया। पहाड़ को पहाड़ और खाई को खाई मानकर ही जोड़ना है। यह अलर्ट सच में एक लाइफ सेवर है। अब एक बहुत ही एलिगेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं अंजलि। चलो अगली स्लाइड देखें। अंजलि, कल्पना करो कि हमारे ऊर्जा के लैंडस्केप में कुछ ऐसी सतहें हैं जहां हर बिंदु पर ऊंचाई बिल्कुल बराबर है, जैसे किसी पहाड़ पर 500 मीटर की ऊंचाई पर बना एक वृत्ताकार रास्ता। अच्छा, इन सतहों को ही हम सम विभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कहते हैं। इनका सबसे बड़ा गुण यह है कि अगर तुम एक चार्ज को इस सतह पर कहीं भी घुमाओ तो तुम्हें कोई कार्य, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम ना तो चढ़ाई चढ़ रहे हो, ना ढलान उतर रहे हो। W = 0। सही है। और एक बहुत जरूरी नियम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ढलान की दिशा दिखाती हैं, वे हमेशा इन सतहों के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होती हैं। सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सतह की लंबवत नहीं होंगी तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? सोचो, अगर फील्ड लाइन तिरछी हुई तो उसका एक हिस्सा सतह के साथ साथ आ जाएगा। इसका मतलब सतह पर भी हल्की सी ढलान होगी। और अगर ढलान है तो चार्ज को चलाने में काम करना पड़ेगा। फिर वो सतह समविभव कैसे कहलाएगी? इसीलिए फील्ड को हमेशा 90 डिग्री पर ही होना पड़ता है। राइट,
नो स्लोप ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका एग्जाम अलर्ट कहता है दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते। हाँ अंजलि, क्योंकि अगर वे काटेंगे तो उस एक कटान बिंदु पर ऊंचाई की दो अलग अलग वैल्यूज हो जाएंगी। जैसे कोई कहे कि एक ही जगह 500 मीटर पर भी है और 600 मीटर पर भी। ये तो असंभव है। बिल्कुल। अंजलि, अब तक हमने ऊंचाई v और ढलान e को अलग अलग समझा। अब अगली स्लाइड में इनका गहरा रिश्ता देखते हैं। इसे समझने के लिए फिर से पहाड़ वाली एनालॉजी पर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस दिशा में होती है जहां ढलान सबसे तेज हो, यानी जहां पोटेंशियल सबसे तेजी से घटता है। जैसे पानी बहता है। बिल्कुल, पानी भी तो हमेशा सबसे तेज ढलान से ही नीचे बहता है। इसी रिश्ते को गणित की भाषा में कहते हैं E = -dV/dr। इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। अच्छा, dV/dr। हाँ, ये फॉर्मूला बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं, बस दूरी के साथ पोटेंशियल में आने वाले बदलाव की दर है। और इसमें जो माइनस साइन है वो यही बताता है कि फील्ड की दिशा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। पहाड़ से खाई की तरफ। एकदम सही। और अगर किसी जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है, यानी जमीन समतल है, तो वहां ढलान यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमें किसी जगह का पोटेंशियल फंक्शन v पता हो तो हम उसे डिफरेंशिएट करके वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड E निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही अंजलि। कैलकुलस का इससे खूबसूरत इस्तेमाल और क्या हो सकता है। अगर तुम्हें एनर्जी लैंडस्केप का नक्शा पता है तो तुम किसी भी जगह की ढलान बता सकते हो। ये एक बहुत पावरफुल टूल है। अब हम फिर से ऊर्जा की बात करते हैं, लेकिन एक अलग नजरिए से। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। अंजलि, अब सोचो कि तुम दो चार्ज Q1 और Q2 को अनंत से लाकर एक दूसरे के पास रख रही हो। इस प्रक्रिया में तुम्हें जो मेहनत, जो वर्क करना पड़ता है, वो बेकार नहीं जाता। यही काम उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी U बनकर स्टोर हो जाता है। इसका सीधा सा फॉर्मूला है U = kQ1Q2/R। ओके। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, अगर दोनों चार्ज एक जैसे हैं, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तुम्हें उन्हें पास लाने में जोर लगाना पड़ेगा। हाँ। ये मेहनत पॉजिटिव एनर्जी बनके स्टोर होगी। तो सर, इसका मतलब अगर चार्जेस विपरीत हों, प्लस और माइनस, तो एनर्जी नेगेटिव होगी। और नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब होता है? एकदम सही पकड़ा अंजलि। तब एनर्जी नेगेटिव होगी। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि तुम्हें उन्हें पास लाने में मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बल्कि सिस्टम खुद काम कर रहा है, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन है। अच्छा। नेगेटिव एनर्जी एक स्टेबल सिस्टम की निशानी होती है। समझ गई। तो पॉजिटिव एनर्जी मतलब अनस्टेबल सिस्टम और नेगेटिव मतलब स्टेबल सिस्टम। यहाँ एग्जाम अलर्ट में लिखा है ये एनर्जी पूरे सिस्टम की होती है, किसी एक चार्ज की नहीं। ये बहुत जरूरी है अंजलि। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक पार्टनरशिप की कहानी है। ये किसी अकेले चार्ज की नहीं हो सकती। ये हमेशा एक सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है जिसमें कम से कम दो चार्जेस हों। दो चार्जेस की पार्टनरशिप तो समझ आ गई, पर अगर तीन चार्जेस हों तो क्या होगा? अगली स्लाइड इसी बारे में अंजलि। जब तीन चार्ज का सिस्टम बनाते हैं तो हमें हर जोड़ी, हर पेयर की एनर्जी का हिसाब रखना पड़ता है। सोचो तीन दोस्त हैं, A, B और C। तो हमें AB की दोस्ती, BC की दोस्ती और AC की दोस्ती, तीनों का हिसाब जोड़ना होगा। सारे कॉम्बिनेशंस। हाँ, तो कुल ऊर्जा इन सभी जोड़ों की ऊर्जा का योग होगी। U total = U12 + U13 + U23। सर, इसमें एक लॉजिक लिखा है कि पहले चार्ज Q1 को लाने में किया गया काम 0 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंजलि, जब तुम पहला चार्ज लेकर आई तो वहां का मैदान बिल्कुल खाली था। कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी जिसका विरोध करना पड़े। कोई ऑपोजिशन ही नहीं था। हाँ, इसलिए कोई मेहनत नहीं लगी। असली काम तब शुरू हुआ जब तुम दूसरा चार्ज पहले वाले की फील्ड में लेकर आई और फिर तीसरा चार्ज पहले दोनों की फील्ड में। ओह राइट, द फर्स्ट वन गेट्स अ फ्री एंट्री। सर, एग्जाम अलर्ट में एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, n चार्जेस के लिए n × n-1/2 पेयर्स बनते हैं। हाँ, ये कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो बड़े सवालों को हल करने में बहुत मदद करता है। तुम्हें हर बार उंगलियों पर गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंजलि, अभी तक हम मान रहे थे कि हम अपने चार्जेस को एक खाली यूनिवर्स में ला रहे हैं, पर अगर वहां पहले से ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो तो? हाँ, ये भी तो हो सकता है। चलो अगली स्लाइड में जानते हैं। अब कल्पना करो कि तुम एक चार्ज Q को एक ऐसी जगह ला रही हो जहां पहले से ही एक बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एनर्जी लैंडस्केप पहले से बना हुआ है। ओके। तो अब किसी चार्ज Q को उस लैंडस्केप में किसी बिंदु R पर रखने में जो काम होता है वो है वर्क =
Q इंटू वी ऑफ आर, जहां वी ऑफ आर उस बिंदु का पहले से मौजूद पोटेंशियल है। अब अगर हम दो चार्ज ला रहे हैं Q1 और Q2, तो कुल ऊर्जा में 3 हिस्से होंगे। पहला Q1 की बाहरी फील्ड के साथ ऊर्जा, दूसरा Q2 की बाहरी फील्ड के साथ ऊर्जा, और तीसरा दोनों की अपनी आपसी ऊर्जा, इंटरैक्शन एनर्जी, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी थी। सर मतलब इसमें हमें डबल एंट्री करनी है, एक तो बाहरी फील्ड की वजह से मिली ऊर्जा और दूसरी जो उन दोनों के आपस के इंटरैक्शन की वजह से है। बिल्कुल अंजलि, तुमने एकदम सही समझा। टोटल एनर्जी होगी Q1V1 प्लस Q2V2 प्लस उनकी आपसी इंटरैक्शन एनर्जी। अब इसी बाहरी फील्ड में एक अकेले चार्ज की जगह एक डाइपोल को रखकर देखते हैं। अगली स्लाइड इसी पर है अंजलि। देखो, जब हम एक डाइपोल को किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फील्ड उसे घुमाकर अपनी दिशा में अलाइन करने की कोशिश करती है। इस घुमाव को टॉर्क कहते हैं। टॉर्क। और जब डाइपोल को इस फील्ड के खिलाफ घुमाया जाता है तो किया गया कार्य उसमें पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है। इसका फॉर्मूला है U ऑफ थीटा इक्वल्स माइनस P डॉट E या माइनस PE कॉस थीटा। माइनस PE कॉस थीटा। हाँ, इसमें दो खास पोजीशंस हैं। एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब थीटा 0 डिग्री होता है। यहाँ डाइपोल फील्ड के साथ अलाइन होता है और उसकी एनर्जी न्यूनतम होती है, माइनस PE। वो सबसे ज्यादा आराम में होता है। और दूसरी है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब थीटा 180 डिग्री होता है। यहाँ डाइपोल फील्ड के ठीक उल्टा होता है और उसकी एनर्जी अधिकतम होती है, प्लस PE। वो एक बहुत ही असहज स्थिति में होता है। सर, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में असल में क्या अंतर है? स्टेबल का मतलब है जैसे एक कटोरी में रखी गेंद, अगर तुम उसे थोड़ा सा हिलाओगी तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। अच्छा। अनस्टेबल का मतलब है एक उल्टी कटोरी के ऊपर रखी गेंद, अगर जरा सा भी हिलाया तो वो लुढ़क कर गिर जाएगी और वापस नहीं आएगी। गॉट इट। और एग्जाम अलर्ट में डाइपोल को एक कोण से दूसरे कोण तक घुमाने में किए गए कार्य का फॉर्मूला है W इक्वल्स PE इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। हाँ, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल प्रश्नों के लिए बहुत जरूरी है, इसे याद रखना। चलो अंजलि, अब हम कंडक्टर्स यानी चालकों के कुछ खास गुणों को समझते हैं। अगली स्लाइड देखो। अंजलि, कंडक्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया में VIPs की तरह होते हैं। इनके कुछ खास नियम हैं। पहला, इनके अंदर हमेशा शांति रहती है। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा 0 होती है। हमेशा 0? हमेशा। दूसरा, आप इन्हें जितना भी चार्ज देंगे वो सब का सब सिर्फ बाहरी सतह पर आकर बैठ जाएगा, अंदर कुछ नहीं रहेगा? कुछ नहीं। तीसरा, इनके अंदर और सतह पर हर जगह पोटेंशियल एक समान कांस्टेंट रहता है। और चौथा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनसे निकलती हैं तो हमेशा सतह के लंबवत ही निकलती हैं। सर, यहाँ एक कंफ्यूजन है। अगर कंडक्टर के अंदर फील्ड E 0 है तो पोटेंशियल V कांस्टेंट क्यों है, 0 क्यों नहीं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है अंजलि। याद करो हमारा रिश्ता E इक्वल्स माइनस dV बाई dr। अगर E 0 है तो इसका मतलब है कि V का डिफरेंशिएशन 0 है। और गणित हमें बताता है कि किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन ही 0 होता है, तो V का 0 होना जरूरी नहीं है, उसका कांस्टेंट होना जरूरी है। सही है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सर, एग्जाम अलर्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में बताया गया है, जैसे बिजली कड़कने के समय कार के अंदर सुरक्षित रहना। हाँ, क्योंकि कार की मेटल बॉडी एक खोखले कंडक्टर की तरह काम करती है। बाहर कितनी भी बिजली कड़के वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 बना देती है। ये इन नियमों का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और लाइफ सेविंग एप्लीकेशन है। अंजलि, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले देख लिए हैं। अब अगली स्लाइड में इन सब का एक क्विक रिकैप है। ये स्लाइड हमारे चैप्टर की एक चीट शीट की तरह है। इसमें हमारे सफर के सभी महत्वपूर्ण पड़ावों के फॉर्मूले एक जगह दिए गए हैं, जैसे विभव की परिभाषा V इक्वल्स W बाई Q, बिंदु आवेश का V इक्वल्स KQ बाय R। हाँ, और द्विध्रुव का E और V का रिश्ता E इक्वल्स माइनस dV बाई dr, और स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स KQ1 Q2 बाई R। वाह सर, ये तो बहुत उपयोगी है। परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। एक ही नज़र में पूरा चैप्टर याद आ जाएगा। बिल्कुल अंजलि, स्मार्ट रिवीजन के लिए ऐसे टूल्स बहुत काम आते हैं। चलो अंजलि, आज की चर्चा के अंत में एक सोचने वाला सवाल देखते हैं। ये हमारी आखिरी स्लाइड है। यहाँ एक क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल है जो फिजिक्स की गहरी समझ को परखता है। क्या किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड
E जीरो हो सकती है लेकिन पोटेंशियल V जीरो न हो? सर ये तो हमने अभी अभी कंडक्टर वाली स्लाइड में डिस्कस किया था। बिल्कुल। इसका जवाब है हाँ। एक चार्ज किए हुए खोखले गोले के अंदर वहां E जीरो होता है लेकिन V उतना ही होता है जितना सतह पर है, यानी नॉन जीरो और कांस्टेंट। ढलान शून्य है पर ऊंचाई मौजूद है। एग्जैक्टली। तो सर क्या इसका उल्टा भी हो सकता है कि V जीरो हो पर E जीरो न हो? ये एक और बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब भी हाँ है। याद करो, एक डाइपोल की निरक्षीय रेखा इक्वेटोरियल लाइन पर वहां V जीरो था पर E जीरो नहीं था। अच्छा हाँ। वहां ऊंचाई शून्य थी पर ढलान मौजूद थी। तो अंजलि, हमेशा याद रखना, पोटेंशियल ऊंचाई की तरह है और फील्ड ढलान की तरह। आप बिना ढलान के भी एक ऊंचाई पर हो सकते हैं, जैसे किसी पहाड़ की समतल चोटी पर। बिल्कुल सही। तो अंजलि, आज हमने स्थिर वैद्युत विभव और ऊर्जा के लैंडस्केप को हर मुन से देखा। एक अकेले चार्ज से लेकर चार्जेस की पूरी महफिल तक और कंडक्टर्स के खास व्यवहार तक। मुझे उम्मीद है कि अब ये चैप्टर तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट नहीं बल्कि लॉजिकल लग रहा होगा। जी सर बिल्कुल। पहाड़ और ढलान वाली एनोलॉजी ने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। खास तौर पर ई और वी का रिश्ता अब हमेशा के लिए याद रहेगा। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, एक कहानी है। बहुत बढ़िया। तो आज की इस चर्चा को हम उसी आखिरी सवाल के साथ समाप्त करते हैं। ये सोचने के लिए एक बहुत अच्छा बिंदु है कि कैसे भौतिकी में एक चीज शून्य हो सकती है जबकि उससे जुड़ी दूसरी चीज शून्य ना हो। यह हमें सतह के नीचे झांकने और चीजों को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है।